औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से और मज़े में होंगे। वेलकम करता हूँ वर्ड चैक एकेडमी के एक और बेहतरीन लेक्चर के साथ, और वो क्या है, दैट इज़ एक्सरेज, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज एंड टाइप्स ऑफ एक्सरेज। इसको हम कवर करेंगे। लेकिन आपने अभी तक जो बुक में पढ़ा होगा, खासकर केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को मैं कह रहा हूँ, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी आपने नहीं पढ़ी होंगी। ये आपके बुक में बिल्कुल जो है ना वो जैसे टच दिया हुआ है। तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपके एमसीक्यूज भी इससे निकल जाएं, आपकी एमडीकेट की प्रिपरेशन भी हो जाए और आपकी एफएससी की प्रिपरेशन भी हो जाए, और आपका जो आंसर होगा वो बाकियों से थोड़ा सा हट के होगा। डायग्राम मैंने स्केच ड्रॉ किया है ताकि हमारा ज़्यादा से टाइम ये ना ले। हम इसको लेबल करेंगे। इसको लेबल करने से पहले हम क्या करते हैं, हम एक्सरेज को जस्ट डिफाइन कर लेते हैं कि एक्सरेज बेसिकली होते क्या है। तो एक्सरेज हमारे पास एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो जिस तरह हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होती है, एनर्जी होती है, तो इसकी भी है। तो यहां पे ये बात काबिल जिक्र है कि एक्स रेज हैव हाई एनर्जी। लेकिन ये हाई एनर्जी क्यों है? क्योंकि यहां पे इसका जो वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा लो है। मतलब यह है कि शॉर्ट वेवलेंथ है। क्या है? शॉर्ट वेवलेंथ है। तो बिकॉज ऑफ दिस शॉर्ट वेवलेंथ, और ये प्रोबेबली 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेके 0.2 एंगस्ट्रॉम तक है। लेकिन ये 0.1 एंगस्ट्रॉम या 0.2 एंगस्ट्रॉम से ये जो रेंज है, तो ये रेंज वेरी भी हो सकता है। मतलब ये है कि कुछ बुक्स में क्या लिखा है, कुछ बुक्स में क्या लिखा है। जस्ट मैंने आपको एक टच दिया है कि ये इसका जो है ना वो क्या होगा, वेवलेंथ होगा। तो ये इसका आ गया हमारे पास वेवलेंथ। ठीक है। अब एनर्जी तो आपने देखा होगा कि मोस्टली जो एक्सरेज होती हैं उसके जरिए हम मुख्तलिफ किस्म के ट्रीटमेंट करवाते हैं। बोन्स, टिश्यूज, इसके जो है ना वो एक स्किन ये प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक शेप, एक इमेज ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो इसलिए ये हाई एनर्जेटिक रेज होती है। और अगर किसी की जो है ना वो वेवलेंथ और एनर्जी, वेवलेंथ इस रेंज में आ जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और भी है। लेकिन अगर इस रेंज में कोई वेवलेंथ के साथ रेडिएशन आ जाए तो उसको हम कहते हैं एक्सरेज। अब जिस तरह बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या है, उसमें आता है हमारे पास रिफ्लेक्शन। क्या आता है? रिफ्लेक्शन। तो एक्सरेज में ये रिफ्लेक्शन एग्जिस्ट करता है। आता है रिफ्रैक्शन, इसमें भी ये रिफ्रैक्शन है। डाइफ्रैक्शन, इसके जरिए हम सॉलिड्स वगैरह का वो स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। इंटरफेरेंस। तो इस किस्म की प्रॉपर्टीज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की होती है वो इसकी भी है। तो इट मीन कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद हाई एनर्जी एंड शॉर्ट वेवलेंथ, विद हाई एनर्जी एंड शॉर्ट वेवलेंथ, ये हमारे पास रेडिएशन मौजूद है। अब हम जो हमारा मेन है कि पहले इसके प्रोडक्शन पे हम बात करें और फिर हम बात करेंगे किस चीज पे, टाइप्स पे बात करेंगे। तो इसको आपने गौर से सुनना है। अब देखिए, हम पहले इसको लेबल कर लेते हैं। तो लेबल करते हुए हमने कुछ चीजों का ख्याल रखना है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे अगर हम बात कर ले तो ये हमारे पास सबसे पहले यहां पे होता है ऑयल। अब इस ऑयल का क्या काम होता है? तो ये हीट कंडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। किस चीज के लिए? हीट कंडक्शन के लिए ऑयल इस्तेमाल होता है। ठीक है। ताकि, क्योंकि यहां पे ये हीट कंडक्शन के हम ऑयल क्यों इस्तेमाल करते हैं, यहां पे इंतहाई ज्यादा हीट जनरेट होता है, इंतहाई ज्यादा हीट जनरेट होता है। सेकंड पॉइंट पे, ये जो पूरा स्ट्रक्चर हमने एक बॉक्स में इसको जो है ना वो कवर किया है, तो ये है हमारे पास बेसिकली लेड कैसिंग। क्या है? लेड केसिंग। तो ये हमारे पास बेसिकली है लेड केसिंग। मतलब ये जो पूरा ब्रीफकेस आपको नजर आ रहा है ये लेड का बना हुआ है। क्या है? ये लेड का बना हुआ है। थर्ड हमारे पास है ग्लास एनवेलप। ग्लास एनवेलप, ये लेड केसिंग। अगर आपसे कोई पूछे कि लेड केसिंग क्यों है, तो आप कह देना कि लेड केसिंग बेसिकली ये एक्सरेज एवरी डायरेक्शन में जो है ना वो प्रोडक्शन इसकी होती है। अगर आपने देखा होगा
तो एक्सरे रूम में जब आप जो है ना डॉक्टर कहता है कि अब मतलब इसका जो है ना वो एक्सरे निकलवाए, मतलब जॉइंट्स का, पांव के जॉइंट्स का, हाथ के जॉइंट्स का या किसी और बोन का, तो जब आप वो एक्सरे रूम में जाते हैं तो वहां पे कहते हैं कि जो एजिड पीपल है, जो बूढ़े लोग हैं वो अंदर ना आए, बच्चे अंदर ना आए, और जो खवातीन प्रेग्नेंट है वो भी अंदर ना आए। क्यों? क्योंकि ये एक्सेस इंतहाई खतरनाक होते हैं, ये एवरी डायरेक्शन में निकलते हैं, लेकिन इसके लिए फोकसिंग करनी पड़ती है, वो यहां पे मैं आपको बता दूंगा। तो यहां पे ये लेड जो है ना वो इस मशीन को जो है ना जहां पे जो एक्सरे निकलेंगे उसको कवर कर लेती है। ठीक है, चौथा पॉइंट हमारा क्या है? चौथा पॉइंट हमारा बेसिकली है एनोड। क्या है? एनोड। अब ये एनोड हमारे पास दो तरह का हो सकता है। एक हमारे पास है स्टेशनरी एनोड। क्या है? स्टेशनरी एनोड 1। और सेकंड हमारे पास है रोटेटिंग एनोड। मतलब ये कि आपके पास जो एनोड है वो दो तरह का आ गया है। अब पिप पॉइंट हमारा क्या है? तो पिप पॉइंट को हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो एंगल होगा, कुछ लोग कहते हैं कि एक्सरेस प्रोडक्शन के लिए एंगल की जरूरत नहीं है। बिल्कुल एक्सरेस प्रोडक्शन के लिए एंगल की जरूरत है। थोड़ा सा अगर आप एंगल को जो है ना वो इधर उधर करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबल आपका ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो है ना वो गलत हो सकता है। मतलब ये है कि इसके प्रोडक्शन पे ठीक ठाक फर्क पड़ सकता है। तो ये हमारे पास एंगल यहां पे, तो एंगल कितना होगा टारगेट मेटल का? जो टारगेट मेटल आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी एंगल की बात हो रही है। तो ये 5 डिग्री टू 15 डिग्री का होना चाहिए। अच्छा, हाँ ठीक है। आपका जो क्वेश्चन आता है कि सर ये ग्लास एनवेलप किस चीज से बना है, तो ग्लास एनवेलप का मैं आपको बताऊं कि बेसिकली ग्लास एनवेलप बना है रेनियम से एंड प्लस टंगस्टन से। और इसका रोल क्या होता है? इसका रोल बेसिकली होता है स्टॉप क्रैकिंग। ये ग्लास टूटने से ये दोनों जो एलिमेंट है ये अलाई बना के इसको रोकती है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहां पे जो ग्लास बना होता है, क्योंकि यहां पे ये कितने करंट पे काम कर रहे हैं? 10 एम्पियर पे। ठीक है, 10 एम्पियर पे काम कर रहा है। तो इसकी जो क्रैकिंग को स्टॉप करने के लिए ये मटेरियल इसमें इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, एंगल पे आते हैं। अब 6 नंबर पे हमारे पास क्या है? तो 6 नंबर पे हमारे पास है कैथोड रेज, या आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। कैसे प्रोड्यूस होते हैं, क्या काम होता है, वो आगे हम बताते हैं। 7 नंबर पे ये हमारे पास बेरिलियम है। क्या है? बेरिलियम या एल्यूमिनियम या कॉपर। ये एक विंडो है जहां से एक्सरेज निकलेंगे। सपोज आप अपने क्लासरूम में गए, तो ये क्लासरूम में आपने एक दरवाजे से निकलना होता है, उसी को हम यहां पे विंडो कहते हैं, जहां से आप निकलते हो। एक वो वाला हवा वाला, ये हवा शवा वाले, यहां पे हवा की जरूरत नहीं होती। यहां पे तो हम हवा को कम करते हैं। ठीक है, आप अंदर लेके आ रहे हो, नहीं, यहां पे इस विंडो का मतलब यह है कि यहां से आपने एक्सरेज को बाहर निकालना है। तो ये आपका आ गया है विंडो, जो कि जिसमें मेटल होगा, या बेरिलियम होगा, या एल्यूमिनियम होगा, या कॉपर होगा। ठीक है। अच्छा, अब 8 नंबर पे पॉइंट जो हमारा क्या है? 8 नंबर पे हमारे पास है टंगस्टन फिलामेंट। अब ये टंगस्टन फिलामेंट ये एक वायर है। ठीक है, और ये 0.2 मिलीमीटर की जो है ना वो टंगस्टन वायर यहां पे इस्तेमाल होती है। टंगस्टन वायर, आप वो पुराने जमाने के 100 वाट का जो 100 वाट का बल्ब होता है ना, उसको दिमाग में लेके आए तो आपको थोड़ा सा जो है ना वो ज्यादा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, और इसका ये है कि ये पुअर थर्मियानिक एमिशन इससे होती है। मतलब यह है कि इससे जो थर्मियानिक एमिशन है उसमें ये पुअर है। क्यों पुअर है? क्योंकि इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज 3422 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो एटॉमिक मास है दैट इज अराउंड 184 और एटॉमिक नंबर 74। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द टंगस्टन फिलामेंट। हम टंगस्टन फिलामेंट जो है ना वो क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि यहां से जो है ना वो थर्मियानिक एमिशन जो है ना वो होती है। ये क्या होती है? यहां से थर्मियानिक एमिशन होती है। तो थर्मियानिक एमिशन के लिए हमने टंगस्टन फिलामेंट को इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये पुअर थर्मियानिक एमिशन नहीं है, ये मैंने लिखा है, नहीं पुअर नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल भी पुअर नहीं है।
ये एक्चुअली इसकी जो है ना ये मेल्ट नहीं होता, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। पुअर जो है ना वो ये हमारे पास यहां पे ये 9 नंबर जो है ना मोलिब्डेनम है। क्या है? मोलिब्डेनम है। मोलिब्डेनम हमारे पास पुअर थर्मियोनिक एमिशन है। क्या है? पुअर थर्मियोनिक एमिशन है। क्योंकि इसका काम क्या होता है? ये फोकसिंग करता है। क्या करता है? फोकसिंग करता है या स्टॉप इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम स्प्रेडिंग, ये इलेक्ट्रॉन को स्प्रेडिंग से रोकता है। गौर से सुने ये बात, गौर से सुने कि यहां पे ये हमारे पास थर्मियोनिक एमिशन होती है, ठीक है, लेकिन यहां पे ये जो मोलिब्डेनम है, ठीक है, ये मोलिब्डेनम एक कप है आपके पास, यहां पे एज अ कप इस्तेमाल होता है। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो इसका काम क्या होता है? एक तो ये पुअर थर्मियोनिक एमिशन है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ये मेल्ट नहीं होता क्योंकि यहां पे टेंपरेचर ज्यादा होता है, तभी तो थर्मियोनिक एमिशन होती है। और दूसरी जो बात है वो ये है कि ये इलेक्ट्रॉन को स्प्रेड नहीं होने देता, मतलब ये कि ये इलेक्ट्रॉन को कन्वर्स करके यहां पे स्पेसिफिक एरिया पे हिट करता है। मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन को कहीं और जाने नहीं देता, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन को इस पॉइंट तक लेके आता है। क्या करता है? इस पॉइंट तक लेके आता है। सो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि ये हमारे पास मोलिब्डेनम हम यहां पे इसको इस्तेमाल करते हैं। किस चीज को? मोलिब्डेनम को इस्तेमाल करते हैं ताकि इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, ये पुअर थर्मियोनिक एमिशन है और ये फोकसिंग का काम करता है। एक फोकसिंग कप है, आप इसको फोकसिंग कप भी यहां पे कह सकते हैं, तो ज्यादा फिर आपको जो है ना समझने में आसानी होगी। और द 10th पॉइंट विच इज वैक्यूम, ये क्या है? यहां पे हमारे पास वैक्यूम पंप इस्तेमाल होता है ताकि एयर को मैक्सिमम एयर को बाहर कर सके, ताकि मैक्सिमम एयर को बाहर कर सके। अब ये हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास है एक्सरेज बीम। एक्सरेज बीम, और वी कैन से एक्सरेज बीम भी हम इसका नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक्सरेज स्पेक्ट्रम है। एक्सरेज स्पेक्ट्रम है। और ये जो पूरा डायग्राम हमने ड्रा किया है दैट इज प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। क्या है? प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। ये हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि ये प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज होता है। अब इसको अगर देखें तो यहां पे ये तो मैंने इसको लेबल किया। अब यहां पे अगर आपसे कोई पूछे कि वोल्टेज, तो आप कह देना कि अराउंड 35 किलो इलेक्ट्रॉन किलोवाट वोल्टेज इस्तेमाल होता है। कहीं जगह पे 15 to 35 किलोवाट इस्तेमाल हुआ है, तो ठीक है, इस अराउंड में इसका वोल्टेज इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब यहां पे एक वर्ड मैंने इस्तेमाल किया कि थर्मियोनिक एमिशन। मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया कि थर्मियोनिक एमिशन। अब थर्मियोनिक एमिशन क्या चीज है? थर्मियोनिक एमिशन बेसिकली अगर हम बात करें तो थर्मियोनिक एमिशन आपके पास एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय हीटिंग टंगस्टन फिलामेंट। टंगस्टन का मैंने वर्ड इससे, आप कोई और भी अगर मतलब हो तो, कि अगर आप इसको देखें थर्मल या थर्म इस्तेमाल हुआ है, तो हीट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से अगर हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले किसी भी मेटल से, हम टेम्परेचर इतना ज्यादा करें कि वहां पे जो इलेक्ट्रॉन की रोटेशन है उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो इतनी इंप्रूव हो जाए कि वो अपने शेल को छोड़े और उस एटम से निकल जाए। सो दैट इज थर्मियोनिक एमिशन, ठीक है। तो यहां पे थर्मियोनिक एमिशन का जो है ना ये टंगस्टन फिलामेंट से हो रहा है। ये वो इलेक्ट्रॉन है जो बेसिकली मूव करते हैं टुवर्ड्स व्हाट, ये अब आते हैं टारगेट मेटल की तरफ। किस चीज? टारगेट मेटल की तरफ। और यहां पे ये स्ट्राइकिंग होती है, यहां पे ये स्ट्राइकिंग होती है। अब यहां पे जो फिनोमेना होता है कि कौन से रेस प्रोड्यूस होंगे, वो दो टाइप्स के हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज हैं और कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का नाम कम इस्तेमाल होते हैं, एक्चुअली ये ब्रेमस्ट्रॉलिंग एक्स रेज है। ब्रेमस्ट्रॉलिंग ये जर्मन वर्ड है, आई थिंक सो, ब्रेकिंग एक्स रेज, ठीक है। वो मेरे आगे दोनों टाइप आपको थोड़ा बहुत जो है ना वो समझा देता हूं उसको। लेकिन यहां पे जो एक्स रेज प्रोडक्शन होती है, अब आप कहेंगे कि सर ये एक्स रेज यहां पे प्रोड्यूस होती है, तो मैं आपको यहां पे कुछ डेटा प्रोवाइड करूं। आपको पता है कि जो ये आते हैं इसमें 1%
जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्सरेज प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? एक्सरेज प्रोड्यूस करते हैं और 99% हीट जनरेट करते हैं। मतलब यह है कि अगर आप 100 इलेक्ट्रॉन को यहां इसके ऊपर स्ट्राइक करें, 100 इलेक्ट्रॉन को आपने इसके ऊपर स्ट्राइक किया, तो आउट ऑफ द 100 इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ये प्रोडक्शन वाला अमल करेगा और 99 इलेक्ट्रॉन जस्ट हीट जनरेट करेंगे। इट मीन कि इतने कम तादाद में यहां से जो सोर्स हमने प्रोवाइड किया, जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास आते हैं, इतने कम तादाद में वो आपके जो है ना वो एक्सरेज की प्रोडक्शन करते हैं। अब देख ले, अगर ये 50 होते, 60 होते या 70 होते तो ये कितना ही जबरदस्त एक प्रोसेस होता। अभी भी बेइंतहा यूजफुल है, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन वैसे प्रोडक्शन की रेशो अगर देखें तो 1 and 99, तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, और फिर अगर आपसे कोई पूछे कि ये सर आपने तो 4 लाइन ड्रा किए हैं, ठीक है, इसमें इसका जो है ना वो परसेंटेज बता दे, तो अराउंड 80% दिस वन। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि 90% दिस वन, 100% दिस वन एंड 120% दिस वन। मतलब यह है कि अब आप इसको देख ले कि ये आपके पास 80, 90, 100 एंड 120 या 110 कर ले। ठीक है, अब ये परसेंटेज, इट मीन जो हमारे पास एनोड की तरफ जो हमारे पास बीम है उसका परसेंटेज कम है, इंटेंसिटी कम है, लेकिन जो कैथोड की तरफ है उसकी ज्यादा है। तो ये आपके एमसीक्यूज के लिए जो है ना वो हेल्पफुल साबित हो सकती है। ठीक है, बाकी इसमें देख लें कि कोई इस तरह की मतलब जो चीज, ये वो विंडो है, बेरिलियम विंडो है कि जहां से आपने इसको निकालना है। बाकी इस सारे में से आप एक्सेस कहीं पे नहीं निकाल सकते, लेड मौजूद होता है, इसी विंडो से सिर्फ आप निकाल सकते हैं। आप इस विंडो को यहां की बजाय यहां पे भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यह है कि आप इसको यहां पे भी रख सकते हैं कि ये भी हमारा जो है ना वो वही विंडो है और ये हमारे पास वही रेडिएशन है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपके इससे जो है ना वो फिर बाहर आ जाएंगे। ठीक है, आप इसको यहां पे भी रख सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली प्रोडक्शन आ जाता है कि इसमें कौन कौन सी चीजें जो है ना वो इस्तेमाल हो गई है। तो ये एक लेबल डायग्राम है ना। व्हाट डू यू थिंक, अगर आप इस तरह का डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? यस, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इसकी आप जो है ना वो एक पिक्चर ले लें, ठीक है, और या मतलब नोट कर लें। अब इसके बाद मैं टाइप्स ऑफ एक्सरेज पे जो है ना थोड़ी बहुत आपके साथ बात करूंगा कि टाइप्स ऑफ एक्सरेज, जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज होते हैं या ब्रिमस्ट्रालिंग होते हैं, और उसका ग्राफ के साथ में मेंशन कर लूंगा। अच्छा, अब देखिए गाइस, टाइप्स ऑफ एक्सरेज, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज क्या होते हैं मैं आपको ये बताता चलूं कि 100% अगर हम एक्सरेज ले लें तो उसमें 20% ये वाले प्रोड्यूस होते हैं। इट मीन कि जो 80% है वो नेक्स्ट है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज बेसिकली आपके पास आते हैं, इसको हम एक और वर्ड भी यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि इनर शेल ट्रांजिशन। इनर शेल ट्रांजिशन मतलब यह है कि अगर आपसे कोई पूछे कि इनर शेल ट्रांजिशन की वजह से हम एक्सरेज की प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, तो फिर आपको इसका आंसर आना चाहिए, बीइंग अ स्टूडेंट एंड टीचर। ठीक है, अब सपोज ये हमारे पास एक एटम है, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब हम इस एटम की अगर बात कर लें कि इसमें से कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज, या वी कैन से के अल्फा, के बीटा एंड के गेमा कैसे प्रोड्यूस होंगे। तो यहां पे बाहर से एक इलेक्ट्रॉन यहां पे इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक कर रहा है। अब इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करते हुए क्या होगा? इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करते हुए एक सेकंड प्रोसेस होगा, और वो प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस है, अब हम सारे शेल ड्रॉ नहीं करते, ठीक है, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है लेकिन हम उसकी बात नहीं करते। अब एक ये इस तरफ जाएगा और एक ये इस तरफ जाएगा। मतलब ये है कि यहां से एक फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्या निकलेगा? फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा।
और दूसरा क्या होगा, यहां पे डाइवर्टेड इलेक्ट्रॉन आएगा। ये डाइवर्टेड इलेक्ट्रॉन बेसिकली ये बम्बार्डेड इलेक्ट्रॉन है, बम्बार्डेड इलेक्ट्रॉन है कि इसने काम किया। और ये प्रोटो इलेक्ट्रॉन, ये वो इलेक्ट्रॉन है कि जो रिप्लेस हुआ, ठीक है। अब यहां से नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में यहां पे हमारे पास एक्स-रेज की प्रोडक्शन होगी। वो प्रोडक्शन कैसे होगी, अब ये सपोज हमारे पास के शेल है, तो ये वाला हमारे पास एल शेल है। अब एल शेल से एक इलेक्ट्रॉन इस वैकेंसी को फिल करने के लिए आएगा। जब इस वैकेंसी को फिल करने के लिए आएगा तो वो रेडिएशन एमिट करेगा। अगर ये रेडिएशन एक्स-रेज रेडिएशन के लाइन में या रेंज में फॉलो करती है तो इसको हम कहते हैं एक्स-रेज। क्या कहते हैं, एक्स-रेज कहते हैं। मतलब ये है कि पहले आपने इनर्शियल ट्रांजिशन करना है, मतलब यह है कि इस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद उसकी वैकेंसी को फिल करने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा। जब वो दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सपोज ये हमारे पास के शेल है, क्या है, के शेल है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये हमारे पास एल शेल है, ये हमारे पास एम शेल है, ठीक है। अब ये हमारे पास शेल मौजूद है। अब प्रोसेस होता किस तरह है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन वो बाहर निकला, ठीक है। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन आता है, यहां पे जो रेडिएशन एमिट होती है वो एक्स-रेज है। लेकिन कौन सी एक्स-रेज है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन एल शेल से आता है, ये इलेक्ट्रॉन एल शेल से आता है तो इसको हम कहेंगे कि के अल्फा। अगर ये इलेक्ट्रॉन एम शेल से आता है तो इसको हम कहेंगे के बीटा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन एन शेल से आता है, सपोज यहां पे हमने एक एन शेल भी ड्रा किया है, तो फिर इस रेडिएशन को हम कहेंगे क्या, हाँ बोलें, इसको हम कहेंगे के गेमा। तो ये जो के अल्फा, के बीटा और के गेमा की प्रोडक्शन होती है, ये बेसिकली इनर्शियल ट्रांजिशन की वजह से होती है। कि इनर्शियल ट्रांजिशन, अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई सपोज ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इसकी अपनी एक काइनेटिक एनर्जी होती है, इसकी अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, इसकी स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है सपोज न्यूक्लियस के पास, ये न्यूक्लियस के पास, इसकी एनर्जी हाई होती है, ठीक है। ये एक तो इसके दरमियान जो है ना वो क्या होता है, मतलब एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना इतना आसान नहीं है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना इतना आसान नहीं है, ठीक है। अब देखें यहां पे जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा और इसकी वैकेंसी को फिल करेगा तो वो पहले एनर्जी रिलीज करेगा। क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। इतनी एनर्जी रिलीज करेगा कि उसकी एनर्जी जो है ना इस शेल के बराबर हो जाए, क्योंकि हर एक शेल की स्पेसिफिक अपनी एनर्जी होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन की जितनी एनर्जी होगी वो उस शेल के मुताबिक तो वो उस शेल में रहेगा। लिहाजा यहां पे से जो रेडिएशन एमिट होती है इसको उस वक्त रोएंटगेन ने एक्स-रेज का नाम दिया। अब एक्स-रेज क्यों थे, क्योंकि ये रेस तो थे, एनर्जेटिक रेस थे, शॉर्ट वेवलेंथ रेस थे, लेकिन इसका कोई नाम नहीं था। तो वो मैथमेटिक्स वाला जिस तरह हम एक्स सपोज करते हैं, इट हैज बीन सपोज्ड दैट दीज आर द एक्स रेज, और फिर इसका वही नाम पड़ गया। अभी तो हमारे पास नॉलेज है कि एक्स-रेज क्या होते हैं तो इसलिए हम बात करते हैं, लेकिन उस वक्त ये इतने ज्यादा मशीन्स नहीं थे, इतनी ज्यादा रिसर्च नहीं थी, एनालिसिस नहीं थी, तो उस वक्त इसका जो है ना वो ये नहीं हो सका। तो ये अब एक्स को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रेज। क्यों इसको कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रेज इसलिए कहते हैं कि जो एनर्जी होती है एमिटेड इलेक्ट्रॉन की, यहां पे मैं सवाल करता हूं कि व्हाई कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रेज, अगर ये मैं सवाल करूं सो यहां पे इसका जवाब होगा बिकॉज द एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट अपॉन, अब ये किस चीज पे इंडिपेंडेंट है, तो ये इंडिपेंडेंट है एनोड वेवलेंथ 1, एनोड
वेवलेंथ। एंड सेकेंड, जो ट्यूब हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके वोल्टेज से, ठीक है। और अब देखिए ये मुख्तलिफ टाइप्स के आपके पास एक्सरेज प्रोडक्शन होती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज है। नेक्स्ट जो टाइप है हमारा, उसको हम कहते हैं कंटिन्यूस एक्सरेज, लेकिन इसका जो नाम है प्रॉपर दैट इज ब्रेमस्ट्रॉलिंग एक्सरेज, ये इसका नाम है, ठीक है, ब्रेमस्ट्रॉलिंग एक्सरेज। अब ब्रेमस्ट्रॉलिंग एक्सरेज, तो ये ब्रेकिंग का वर्ड इस्तेमाल हुआ यहां पे, ठीक है, जर्मन। ये 80% प्रोडक्शन होती है। क्या होती है? 80% प्रोडक्शन होती है। अगर मैं यहां पे एक न्यूक्लियस को ड्रॉ करूं, ठीक है, और मैं यहां से इलेक्ट्रॉन की बम्बारमेंट करूं, तो ये कुछ इस तरह होगा। यहां से मैंने किया है बम्बार्डेड इलेक्ट्रॉन, और ये बम्बार्डेड इलेक्ट्रॉन यहां पे इस तरह आ रहा है, ठीक है। यहां पे रेडिएशन जो प्रोड्यूस हुई दैट इज ब्रेमस्ट्रॉलिंग, ठीक है। और यहां पे डाइवर्टेड इलेक्ट्रॉन है, वही इलेक्ट्रॉन है, डाइवर्टेड इलेक्ट्रॉन है। ये प्रोसेस होता किस तरह है, इसको अब आपने गौर से देखना है कि सपोज ये हमारा न्यूक्लियस है, ये मैंने शेल बना दी। अब यहां पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन आता है विद अ प्रॉपर काइनेटिक एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन आया प्रॉपर काइनेटिक एनर्जी, और ये इस न्यूक्लियस के पास में से गुजरा। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है। क्या डेवलप हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने, इसकी एनर्जी पहले थी E1 और वेलोसिटी थी V1। अब इसकी एनर्जी है E2 और वेलोसिटी है V2, ठीक है। और ये एनर्जी कौन सी थी? काइनेटिक एनर्जी थी। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी में कमी आई है। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास से गुजरा है। तो अब आप देखिए ये पहले स्ट्रेट लाइन में आ रहा था, अब यहां पे ये बेंड हुआ है क्योंकि इसने एनर्जी लूज की है। अब जो एनर्जी इसने लूज की है बेसिकली दैट इज अ ब्रेमस्ट्रॉलिंग रेडिएशन। क्या है? ब्रेमस्ट्रॉलिंग रेडिएशन। अब ये मैं आगे आपको थोड़ा सा समझाता हूं। अब यहां पे आप कह देंगे सर किस तरह? देखिए अगर सपोज 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यहां पे इसको दी गई है, ठीक है, तो ये जो रेडिएशन होंगी, अगर ये न्यूक्लियस, अब ये डिपेंड करता है कि ये न्यूक्लियस के कितने पास है। इसका जो फासला न्यूक्लियस से ज्यादा होगा, सपोज इस केस में ये न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब है, तो ये जो रेडिएशन है ये भी 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगी और यहां पे ये 0 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ठीक है। अब सपोज ये न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर गुजरा है, सपोज ये न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर गुजरा है, यहां पे इसकी 90 थी, तो ये जो रेडिएशन एमिट हुई है ये 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी और यहां पे 60 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसकी बाकी रही है। क्योंकि यहां पे जो डेल्टा ई होगा दैट इज E2 माइनस E1 होगा, V2 माइनस V1 होगा, डेल्टा V। आपने ये फर्क निकालना है कि पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी और अब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो आप इसमें जो कमी आपके पास आएगी ना, आपने वो कैलकुलेट करनी है। तो ब्रेमस्टॉर्मिंग, अब जो मैंने कहा कि ब्रेकिंग, यहां पे एक वर्ड इस्तेमाल होता है ब्रेकिंग का, इसको जर्मन वर्ड है शायद ब्रेकिंग, कि इसके ब्रेक लगाते हैं। अब ये एक बड़े मजे से हाई काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन आ रहा था, जैसे ये न्यूक्लियस के पास से गुजरा इसको पता चल गया कि भाई यहां पे भी जो है ना वो कोई मतलब कुत्ता है, चीता है, और उसने जो है ना वो इसके ऊपर एक आवाज निकाली और ये डर गया, ठीक है, और वहीं पे बैठ गया सपोज। अब जितना करीब से आप गुजरेंगे तो काटने के भी चांसेस होते हैं, पकड़ने के भी चांसेस होते हैं, डिपेंड करता है। आप दूर से गुजरेंगे तो फिर भागने के भी चांसेस होते हैं। तो अगर ये करीब से गुजरेंगे तो 90, तो यहां पे 0 हो जाएगी। थोड़ा सा दूर से गुजरेंगे तो 90, यहां पे 60 भी हो सकती है और 30 भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि कितना फासला है। तो ये बेसिकली ब्रेमस्ट्रॉलिंग रेडिएशन है। क्या है? ब्रेमस्ट्रॉलिंग रेडिएशन है। अब 80% प्रोडक्शन इसकी होती है। सपोज, ये बात गौर से सुने, कि सपोज
अगर आपके पास 100 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 100 इलेक्ट्रॉन में हमने जिस तरह बात की थी कि 1 इलेक्ट्रॉन एक्सरेस प्रोडक्शन करता है और 99 क्या करता है, हीट जनरेट करता है। अब उस 1 इलेक्ट्रॉन के आप 100 पार्ट्स कर ले, तो 100 पार्ट में से 20% वो ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेस प्रोड्यूस करेगा और 80% वो ये ब्रिमस्टॉलिंग रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा। दैट मीन कि द मैक्सिमम नंबर या द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गोज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ब्रिमस्टॉलिंग रेडिएशन, नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स रेडिएशन। जो लोग कहते हैं कंटिन्यूस है, तो आप इसको कंटिन्यूस कहें, ठीक है, क्योंकि इसमें आपके पास पीक्स नहीं बनेंगे, डिफरेंट नहीं होंगे। यहां पे ये आपके पास एक एरो में, और ये मैं आपको ग्राफ में भी एक्सप्लेन करता हूं, तो ये आपके पास दोनों टाइप्स के रेडिएशन है। क्या है दोनों टाइप्स के रेडिएशन है कि एक्सरेज रेडिएशन कैसे प्रोड्यूस, ब्रिमस्टॉलिंग कैसे प्रोड्यूस होते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स के अल्फा के बीटा कैसे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इसके बाद मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह है। यहां पे हम लिख लेंगे कि ये इंटेंसिटी है एक्सरेज बीम की, ठीक है, और यहां पे एक्स एक्सिस पे ये फोटो एनर्जी है। ये फोटो एनर्जी हम किस चीज में लेते हैं, ये हम लेते हैं किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब यहां पे हमारे पास ये ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। अब यहां पे अगर हम इसका देख लें तो हम कहते हैं कि अनफिल्टर्ड वैक्यूम। ये जो मैंने आपसे कहता कि मैक्सिमम हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, वो होता है ब्रिमस्टॉलिंग रेडिएशन। ब्रिमस्टॉलिंग रेडिएशन ये हमारे पास है के अल्फा और ये हमारे पास है के बीटा, ठीक है। और के अल्फा के बीटा और मैक्सिमम, अब यहां पे क्या है मैक्सिमम, हम बोले फोटो एनर्जी, ठीक है। तो अब देखिए मैक्सिमम आपके पास ब्रिमस्टॉलिंग है, यहां पे ये जो पीक्स है ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज है। क्या है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज है। तो इट मीन कि आपके पास मैक्सिमम ये वाले प्रोड्यूस होते हैं, मैक्सिमम आपके पास ये वाले प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स भी 20% इसमें प्रोड्यूस, इस तरह पीक्स आते हैं, जिस तरह आपने अगर वो ईसीजी में देखा होगा तो सही है, जिस तरह आपके पास वो पीक्स आते हैं या एबनॉर्मेलिटी आती है तो वो डॉक्टर फिर डायग्नोस करता है। तो ये बेसिकली इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सरेज है कि किस तरह एक्सरेज की प्रोडक्शन होती है। आई समझ में बात। तो इट वाज ऑल अबाउट द एक्सरेज के कैसे प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, ये जो टारगेट मेटल में बात है तो वो फिर मोज़ले लॉ में आता है कि 36 एलिमेंट का उसने एक्सपेरिमेंट किया था, तो वो फिर हम उसमें बात करेंगे। यहां पे हमने सिर्फ जो है ना वो ये बात करनी कि एक्सेस की प्रोडक्शन किस तरह होगी। तो अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट्स एरिया में लिख सकते हो। इंशाल्लाह अपने दोस्तों के साथ लेक्चर शेयर कर दीजिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।